ये हमारा टॉपिक है पार्शियल वेव एनालिसिस, और इसको हम यूज़ करते हुए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले जो हमने मेथड्स यूज़ किए थे वो अगर देखें तो वो सिंपल इंटीग्रल्स की फॉर्म में आ रहे थे, ठीक है। उनमें इंटीग्रेशंस यूज़ हो रही थी और वो क्वाइट हेक्टिक बन जाती हैं समटाइम्स, और वो हैं वन ऑफ द वे टू फाइंड इट, लेकिन ये वो इंटीग्रल्स की फॉर्म में हैं। तो पार्शियल वेव एनालिसिस में हम समेशन की फॉर्म में रिजल्ट्स को ऑब्टेन करते हैं, और समेशन की फॉर्म में जो रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हैं उसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए हम क्वाइट ईजीली रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द अदर मेथड दैट वी कैन यूज़ टू मेजर द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड या फिर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। और डिपेंडिंग अपॉन आवर केस हम दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। हम वो जो ग्रीन फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने जो एफ ऑफ थीटा निकाला था, विच वाज आई थिंक माइनस म्यू बाय 2 पाई एच कर स्क्वेयर ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम साई ऑफ आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम। तो इस तरह का वो वेव फंक्शन था जो हमने निकाला था, जिसमें आगे हमने बोर्न अप्रोक्सीमेशन यूज़ की थी फॉर वीक पोटेंशियल्स। वीक पोटेंशियल्स का जो इन्फ्लुएंस होता है हमारे वेव फंक्शन पे वो बहुत कम होता है, सो दैट जो रिजल्टेंट हमारा मतलब आउटगोइंग जो वेव फंक्शन है वो अनअफेक्टेड रहता है ऑलमोस्ट, और वो हम एज दिस ही ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस आता है तो एज प्लेन वेव ही ले लेते हैं, जो इंसिडेंट प्लेन वेव थी वैसा ही ले लेते हैं, और फिर इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये जो स्मॉल स्कैटरिंग होती हैं जिनके ये के माइनस के नॉट डॉट आर प्राइम, के प्राइम का फंक्शन है, यहाँ पे भी प्राइम लग जाएगा, एंड डी क्यूब आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम, और ये पावर में है इसकी। और अगर ये माइनस भी अंदर ले जाएं तो ये जो के नॉट माइनस के है इसको हम क्यू का नेम देते हैं। क्यू मीन्स क्यू को अगर एच कट से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो ये हमें मोमेंटम ट्रांसफ़र बताता है कि कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ है ड्यूरिंग द स्कैटरिंग। तो ये अयोटा ये माइनस अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो के नॉट माइनस के हो जाएगा, जो कि क्यू बन जाएगा डॉट आर प्राइम एंड वी ऑफ आर प्राइम डी क्यूब ऑफ आर प्राइम। और यहाँ पे ये आर प्राइम पे वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। वेक्टर का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, वो आर वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। आर वेक्टर पे डिपेंड करना मतलब एक इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करना। मैग्नीट्यूड मतलब ये आप इस पॉइंट पे देख रहे हो, ये आर ले रहे हो, ये आर ले रहे हो, या ये आर ले रहे हो, ठीक है। एक तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है और फाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो मीन्स कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है। स्फेरिकली सिमेट्रिक वो पोटेंशियल्स होते हैं जिनमें एंगल डिपेंडेंस वैनिश हो जाती है, और स्पेशली जो फाई डिपेंडेंस है वो वैनिश हो जाती है। तो यहाँ पे वेक्टर अभी हमने यूज़ किया है। तो अगर हमारा जो पोटेंशियल है वो वीक है प्लस वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करते होते हैं, बोर्न अप्रोक्सीमेशन की ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। और ये साइड नोट है, ठीक है। और अगर वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है देन वी कैन रिप्लेस आर वेक्टर प्राइम एज वी ऑफ आर, कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे नहीं कर रहा। कि अगर ये पॉइंट है और इसी स्फीयर को अगर इसका कोई हम डिफरेंशियल स्फीयर बना ले, इस पर हम कहीं पे भी देखेंगे ना तो पोटेंशियल सेम होगा। अगर आर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डजंट मैटर्स। तो यहाँ पे फिर हम वी ऑफ आर प्राइम यूज़ कर लेते हैं और इसको फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंशियल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, आर स्क्वेयर डी आर प्राइम साइन थीटा डी फाई। और ये जो क्यू डॉट आर प्राइम है इसको हम क्यू और कॉस थीटा लिख देते हैं और फिर इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, एंड एट द एंड वी गेट माइनस 2 म्यू ओवर क्यू एच कट स्क्वेयर इंटेग्रल ई अयोटा नहीं आता आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम डी आर प्राइम। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। आई थिंक साइन क्यू आर प्राइम भी आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इसमें आता है या उसमें आता है, लेट मी सी। यस, ये ऐसा ही है। तो अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है तो हम ये वाला, और वीक पोटेंशियल है प्लस स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। वीक पोटेंशियल से ये भी मुराद है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर पोटेंशियल ऑफ दी जो स्कैटरिंग न्यूक्लियस है, या फिर जो भी टारगेट पार्टिकल है, या फिर जो भी स्कैटरिंग फील्ड है उसके मुकाबले में इंसिडेंट पार्टिकल बहुत हाई एनर्जी हों, ठीक है। उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग अगर देखें उनमें हाई एनर्जी
अबाउट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के पार्टिकल को, अल्फ़ा पार्टिकल को स्कैटर किया जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस पोटेंशियल, जो कि ये एनर्जी इनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये फार्मूला जो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला को डिटर्मिन करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हम जो V ऑफ R प्राइम है उसकी जगह रदरफोर्ड का जो पोटेंशियल है वो पुट कर दें, विच इज़ अगर अल्फ़ा पार्टिकल हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिहाज से चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल और चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट आर प्राइम क्योंकि सारों में यूज़ हुआ है यहाँ पे फंक्शन ऑफ आर प्राइम। तो ये इसमें पुट करें, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा कि इसका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकाल के इस मतलब स्क्वायर ले लें तो हमें रदरफोर्ड का फार्मूला मिल जाएगा फॉर स्कैटरिंग, क्योंकि वो एक हाई एनर्जी स्कैटरिंग का केस है जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। और लो एनर्जी मींस किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी होना, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दिस इज़ लो एनर्जी स्कैटरिंग दैट कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग दिस बोर्न अप्रॉक्सीमेशन। तो जो पार्शियल वेव एनालिसिस है, पार्शियल वेव एनालिसिस में हम हर केस को डील कर सकते हैं। हाई एनर्जी केस होता है, लो एनर्जी केस होता है, सब में हमने कुछ अप्रॉक्सीमेशन लगाई हुई होती हैं जो इजीली सॉल्वेबल होती हैं। तो पार्शियल वेव एनालिसिस में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। तो अभी वही करते हैं स्टार्ट। तो पार्शियल वेव एनालिसिस में जो फर्स्ट काम हम करते हैं वो ये करते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं और श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें हमारा मेन काम क्या होगा कि हम अपने जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है, इंसिडेंट वेव फंक्शन को निकालेंगे बाय यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर प्लेन कोऑर्डिनेट्स या फिर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए अगर हम प्लेन वेव या इंसिडेंट वेव फंक्शन को निकालें तो वो क्या बनती है, वो ये बनती है जो हम पहले भी निकाल चुके थे, ठीक है। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लें, डेल्टा प्लस के स्क्वायर ऑफ फाई इंसिडेंट इज इक्वल्स टू 0, ये वाली इक्वेशन लें जिसमें डेल्टा स्क्वायर इज सिंपली ये, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो सिंपली जो हमने मेथड भी पढ़े हुए हैं, एम स्क्वायर, इसको एम स्क्वायर कर दें प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो एम की माइनस आयोटा के, फिर देखना है कि कौन सा ज़्यादा फिजिबल सोल्यूशन है, तो वो फिर हमारा सोल्यूशन फिर ये वाला आता है अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लें। लेकिन हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम सीरीज़ की फॉर्म में रिजल्ट्स चाहते हैं और सीरीज़ की फॉर्म में रिजल्ट तब आते हैं जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, स्पेशली श्रोडिंगर इक्वेशन को लें, तो वो इस तरह के सोल्यूशन उसके नॉर्मली आते रहते हैं जब हम उसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं। तो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में श्रोडिंगर इक्वेशन ली जाए तो इन जनरल तो ये इसका रेडियल पार्ट आता है प्लस के स्क्वायर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू सम वेव फंक्शन जो कि इंसिडेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो टू म्यू बाय एच कट स्क्वायर और वी ऑफ आर साई ऑफ आर, ठीक है। ये एक जनरल वेव फंक्शन है, जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन की श्रोडिंगर इक्वेशन है फॉर अ वेव फंक्शन साई ऑफ आर और ऐसे पार्टिकल का जिसका मास म्यू है और वो अंडर पोटेंशियल हो वी ऑफ आर। तो अगर हम इंसिडेंट वेव फंक्शन निकालना चाहते हैं तो वी ऑफ आर शुड बी इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इस इक्वेशन में इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू 0, इस साइड को वो पूरा 0 कर देगा। तो ये इक्वेशन हम इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है आफ्टर सुटेबल हम एक ये वाली सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो उस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसलिए आगे हम देखेंगे कि जो इसका सोल्यूशन आता है इस इक्वेशन का, तो फाई इंसिडेंट है ना, ये आप इंसिडेंट इसे लिख देते हैं, ठीक है। फाई इंसिडेंट का सोल्यूशन आता है इक्वल्स टू समेशन ओवर एल एम, ठीक है। और एल एम मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है, और ए एल एम और ये एक फंक्शन यानी इसके साथ मल्टीप्लाई होता है जे एल और फंक्शन ऑफ के आर, तो ये वाला जो है ना मेनली इस वजह से आता है, ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट वेव फंक्शन इसका, जिसमें ये इसका सोल्यूशन, तो ये जो रेडियल पार्ट है उसका सोल्यूशन तो ये वाला बनता है, ठीक है, क्योंकि ये रेडियल डिपेंडेंट है। तो इसके अलावा जो सेपरेशन वेरिएबल करके थीटा एंड फाई की जो इक्वेशन आती है ना, उनका सोल्यूशन भी हमने इसमें ऐड किया क्योंकि वो भी तो इसमें ऐड होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमने रेडियल पार्ट का रेफरेंस दिया है जिसका सोल्यूशन तो पर्टिकुलरली यही बनता है, लेकिन जो फाई और थीटा डिपेंडेंस है वो भी तो फाई इंसिडेंट का पार्ट थी, तो फाई इंसिडेंट कम्प्लीटली जो है वो थीटा एंड फाई का वेव फंक्शन मल्टीप्लाई बाय जो रेडियल वेव फंक्शन है उसका प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एल यहाँ पे अपीयर हो रहा है। अब हम जो केस ले रहे हैं वो स्फेरिकली
सिमेट्रिक केस ले रहे हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक जो है पोटेंशियल ये ले रहे हैं या फिर केस ले रहे हैं, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल या केस के लिए और प्लस हमने जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है वो लेट कर लिया है कि वो जी एक्सिस के अलोंग है। ठीक, वो जी एक्सिस के अलोंग है ना, तो ये हो गया के नॉट वेक्टर। ठीक है, के नॉट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ इंसिडेंट वेव फंक्शन। ठीक है, तो वो जी एक्सिस के अलोंग हो गया। अब जी एक्सिस के साथ कोई भी वेक्टर का एंगल अगर निकाला जाए ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट थीटा बन जाता है, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने डिफाइन किया होता है कि किसी भी वेक्टर का जी एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो थीटा होता है। तो अगर हम प्लेन वेव को फॉर कन्वीनियंस ले लें अलोंग जी एक्सिस ही, तो के नॉट के साथ किसी भी आर वेक्टर का, क्योंकि यहाँ पे के नॉट डॉट आर भी आ रहा है ना, का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। एक ये चीज़ हमने यूज़ की थी, वो हम लिखेंगे भी। तो दूसरी ये कि स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो फाई डिपेंडेंस, स्पेशली फाई डिपेंडेंस वैनिशेस। इसमें ये ऑप्शनल है कि ये जो मैंने वेव फंक्शन एल और एम के फॉर्म में लिखा है ये पहले ही कोड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैंने इसलिए मेंशन किया है कि रीज़न ज़रूर देनी है कि हमने जो पोटेंशियल इसमें यूज़ किया है, या फिर हमें पता होना चाहिए कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए पार्शियल वेव एनालिसिस की हम सारी डेरिवेशन कर रहे हैं। And by spherically symmetric potential we mean that phi dependence vanishes, और m जो है वो भी phi dependence तभी vanish होती है जब m is equals to 0 हो जाए, तो ये भी 0 हो जाता है, तो ये फिर पता होना चाहिए। तो आगे जो वेव फंक्शन है नेक्स्ट जो निकालेंगे उसमें हम डायरेक्टली m को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पता चल गया है कि हम फाई डिपेंडेंस और एम डिपेंडेंस को ख़त्म कर रहे हैं। और फाई डिपेंडेंस वैनिशेस मीन कि इसमें जो ये जो फाई का वेव फंक्शन का पार्ट है ना वो वैनिश हो जाएगा। और वो कैसे होगा कि फाई का जो डिपेंडेंस वेव फंक्शन होता है ना, इसी में थीटा का भी है फाई का भी है। इसे हम फर्दर लिख सकते हैं पी एल ऑफ कॉस थीटा, और एक जो इसे मैं एफ ऑफ फाई लिख देती हूँ। तो एफ ऑफ फाई जो है ना वो ऐसे इसके इक्वल होता है, कुछ कॉन्स्टेंट्स भी साथ होते हैं, वो मैं इसके साथ ही ओमिट कर रही हूँ। तो इसके साथ, तो इसको अगर वैनिश होना है ना तो इसको 1 के इक्वल होना होगा, और 1 के लिए m को 0 पुट करना होगा। ठीक है, e टू द पावर 0 होगी जो कि 1 होती है। इसके अलावा ये 0 तो कभी नहीं हो सकता, 0 हम कर भी नहीं सकते क्योंकि ये सारे वेव फंक्शन को वैनिश कर देगा। तो हमने इसकी डिपेंडेंस ख़त्म करनी है, मतलब m इज इक्वल टू 0 लेना होगा। ये इक्वलेंट ही है। अगर हम m इज इक्वल टू 0 लें तो इट मीन्स फाई डिपेंडेंस वैनिशेस। तो यहाँ पर हम m इज इक्वल टू 0 लेके आगे कंटिन्यू करते होते हैं। तो ये समेशन अगर एल ही आ जाएगी और ये ए एल बन जाएगा। वाई एल एम ऑफ थीटा एंड फाई से सिंपली हम पी एल ऑफ कॉस थीटा लिख देते हैं, और ये जे एल ऑफ के आर। और हम आगे और बाय सुटेबल मेथड्स जिसमें हम दोनों पे ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगाते हैं, तो ए एल की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है अयोटा एल इंटू 2l + 1। तो यहाँ पे वो सिंपली हम पुट कर देंगे। ये समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट जा रहा है, और दिस इज़ अयोटा एल इंटू 2l + 1 पी एल ऑफ कॉस थीटा जे एल ऑफ के आर। दिस इज़ फाई इंसिडेंट, और ये हमने फाई इंसिडेंट का वेव फंक्शन निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ सीरीज़ एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन किस फॉर्म में हो रही है, एल की डिपेंडेंस पे हो रही है, मींस एंगुलर मोमेंटा की डिपेंडेंस है इनमें। तो हम ये स्टेटमेंट कह देते होते हैं कि हम एज अ सुपरपोजिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आइगन स्टेट्स के फॉर्म में हम ये लिख रहे हैं। तो इसको हम ये कहते हैं क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये मोमेंटम आइगन स्टेट, एंगुलर मोमेंटम आइगन स्टेट का हिस्सा होता है, ये वाला जो पार्ट है। तो अभी तक जो हमने ये किया कि हमने देखा कि प्रीवियसली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लेते थे तो ये सॉल्यूशन आता था। ठीक है, फिर हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिया तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये इक्वेशन प्लेन वेव के लिए, इंसिडेंट वेव के लिए ये बन गई, और इसका सॉल्यूशन जो है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन का। तो इसमें हमने ये ले लिया कि स्फेरिकली सिमेट्रिक हमारा पोटेंशियल है, तो m की डिपेंडेंस या और फाई की डिपेंडेंस ख़त्म हो गई। तो हमने m को ओमिट कर दिया और फाई को भी ओमिट कर दिया, और इसको लिख दिया पी एल ऑफ कॉस थीटा, और ए एल लिख दिया इसकी जगह, और ए एल की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ अयोटा टू द पावर एल और 2l + 1। और यहाँ पे जे एल ऑफ के आर इज़ एज इट इज़, और इसकी जगह फाई डिपेंडेंस ख़त्म करने के बाद इसको पी एल ऑफ कॉस थीटा सिर्फ थीटा का फंक्शन लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये जो वाई एल एम ऑफ कॉस थीटा होता है ये इक्वल होता है पी एल ऑफ कॉस थीटा टाइम्स द वेव फंक्शन ऑफ फाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट भी होता है, वो कांस्टेंट हम इसी में अकोमोडेट करते जा रहे हैं सारे के सारे। तो ये इसके, तो ये अगर 1 हो गया है तो ये बच गया सिर्फ, तो ये वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये हमने लिख दी है फाई इंसिडेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये अयोटा के नॉट डॉट आर था, और के नॉट और आर के दरमियान अगर ये डॉट प्रोडक्ट खत्म करें तो ये कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा स्पेसिफिकली इसलिए लिख सकते हैं, थीटा कोई भी ऐसा एंगल नहीं हमने बोला हुआ, हमने कहा कि
के नॉट इज़ अलोंग जी एक्सिस, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में किसी भी वेक्टर का एंगल विद जी एक्सिस इज़ थीटा, दैट इज़ वाई आर का एंगल विद के नॉट इज़ थीटा। तो थीटा 1 थीटा 2 नहीं कहा हमने, सिर्फ थीटा कहा, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बाय डेफिनेशन थीटा इसी एंगल को कहते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस समेशन टर्म आयोटा टू द पावर एल टू एल प्लस 1 पी एल ऑफ कॉस थीटा एंड जे एल ऑफ के आर। ठीक है, ये हमने एक हिस्सा निकाल लिया है इंसिडेंट वेव फंक्शन के लिए। फिर अब हम निकालेंगे आउटगोइंग वेव फंक्शन के लिए। ठीक है, ये इंसिडेंट है वेव फंक्शन विच इनकाउंटर सम पोटेंशियल, और फिर आता है हमारे पास एक आउटगोइंग वेव फंक्शन जिसमें स्कैटर्ड पार्ट भी है अनस्कैटर्ड पार्ट भी है, वो फिर हम आगे देखेंगे। तो ये आउटगोइंग वेव फंक्शन निकालेंगे, और एक इनगोइंग हमने देखा, इनगोइंग की हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन। अब आउटगोइंग की निकालेंगे। ठीक है, और इसमें भी सिमिलर प्रोसीजर होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ होगा। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में भी इनकी जब डिफरेंट पैरामीटर्स निकाले जाते हैं तो श्रोडिंगर इक्वेशन यही वाली यूज़ की जाती है, तो इसको याद कर लिया जाए तो बेहतर है। तो और ये निकालने के बाद इन दोनों की हम एसिम्प्टोटिक लिमिट्स निकालेंगे, वो उसकी रीजनिंग भी मैं बताऊंगी एट द एंड। नाउ इसके लिए निकालने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। ठीक है, के स्क्वेयर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 बाई आर स्क्वेयर एंड दिस इज साई ऑफ आर। ठीक है, और वी ऑफ आर साई ऑफ आर 2 म्यू बाई एच कट स्क्वेयर, म्यू है एम है कुछ भी हो सकता है। के स्क्वेयर ये जो ए स्क्वेयर और 2m इज इक्वल्स टू ई जो होता है के स्क्वेयर हो जाएगा, ये म्यू मैंने यहाँ पे यूज़ किया मैथ्स की जगह, तो म्यू, तो के स्क्वेयर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये उधर चलेगी तो मतलब हमेशा के स्क्वेयर जहाँ पे भी आएगा इसी फॉर्म में होगा। तो ये होगी सिचुएशन। अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। नाउ यहाँ पे पोटेंशियल हमने नॉन ज़ीरो लिया है, तो अगर हम इसका पोटेंशियल नॉन ज़ीरो लें तो इसका जो सोल्यूशन आता है सिमिलर वाइज उसकी तरह आएगा, लेकिन इसमें ये फंक्शन नहीं आएगा। ये इसे हम कहते होते हैं बेसल्स, स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन। ये तब आता है, ये तब रेडियल सोल्यूशन होता है जब प्लेन वेव का केस हो, मतलब पोटेंशियल ज़ीरो हो तो रेडियल सोल्यूशन स्फेरिकल बेसल फंक्शन आता है। लेकिन अगर प्लेन वेव का केस ना हो तो जो रेडियल सोल्यूशन होता है, जिसे हम आर एल ऑफ के आर कहते हैं, वो आता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, या मैं कैपिटल ए ले लेती हूँ, ऑफ दिस स्फेरिकल बेसल फंक्शन ही प्लस नेमन फंक्शन एन एल ऑफ के आर। ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये था वैसा ही जैसे फाई इंसिडेंट। ठीक है, फाई इंसिडेंट का रेडियल फंक्शन। ठीक है, और ये जो पार्ट आता है ना, ये स्कैटर्ड को शो कर रहा होता है, स्कैटरिंग की वजह से जो इंट्रोड्यूस होता है ना, क्योंकि ये वाला रेडियल फंक्शन हमारा ये जो रेडियल फंक्शन है इन जनरल इसके इक्वल होगा इफ़ देयर इज़ नो स्कैटरिंग। ठीक है, नो स्कैटरिंग, इफ़ देयर इज़ नो स्कैटरिंग या फिर नो पोटेंशियल, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाती है, सिर्फ ये बच जाती है। तो ये हम इंसिडेंट पार्ट, और ये इसका आता है एडिशनल पार्ट ड्यू टू द पोटेंशियल स्कैटरिंग की वजह से। तो ये वैसी फॉर्म जैसे नहीं हमने पहले लिखा था कि जो आउटगोइंग वेव फंक्शन है उसमें एक स्कैटर्ड पार्ट होगा और एक अनस्कैटर्ड पार्ट होगा। अनस्कैटर्ड पार्ट इज़ सिमिलर एज फाई इंसिडेंट। तो यहाँ पे वो आगे जो हम यूज़ करेंगे, इस जो पहले हमने एक इक्वेशन लिखी थी ना, इसमें इंसिडेंट पार्ट पुट कर दिया था और इसमें स्कैटर्ड। ठीक है, और स्कैटर्ड हमने कहा था कि वो लेट मी राइट इट, ये ऐसे लिख दी थी इंसिडेंट की जगह, और स्कैटर की जगह हमने ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर लिख दिया था बाय आर एफ थीटा प्लस। तो इसका जो ये साई ऑफ आर निकालेंगे ना, वो इसका साई ऑफ आर वो और ये दोनों सेम होंगे। मतलब मकसद मेरा ये था कहने का कि क्योंकि ये भी इसी तरह की फॉर्म ला रहा है, ये आउटगोइंग वेव फंक्शन है और ये भी आउटगोइंग वेव फंक्शन है जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, तो इससे जो वैल्यू आएंगे ना इसके साथ कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, इसके साथ सारी चीज़ें हम करेंगे। इसमें ये इंसिडेंट वेव फंक्शन जो अभी हमने निकाला है ना, ये वाला, ये इधर पुट करेंगे इसका इंसिडेंट पार्ट, और ये जो स्कैटर्ड वाला ये वाला अभी हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे वो इस साइड पे लिखेंगे, और दोनों का कंपैरिजन करके हम एफ ऑफ थीटा निकाल लेंगे बीच में से, क्योंकि एफ ऑफ थीटा हमने निकालना है। तो ये पार्ट निकाल लिया, ये पार्ट अभी निकालते हैं, और ये पार्ट क्योंकि इक्वल था साई स्कैटर प्लस साई इंसिडेंट, और वही चीज़ आ रही है इधर देखें तो। ठीक है, ये इंसिडेंट वाला पार्ट है, ये स्कैटरिंग, तो इसमें जब वो ये मतलब इसी के इक्वल है। आई जस्ट वांटेड टू जस्टिफाई कि ये आउटगोइंग वेव फंक्शन है, वो कैसे कैसे इसकी शहादतें मिल सकती हैं कि हाँ ये वही है, और इसी से मुशाबत रखता है इस वाले से जो हमने पहले भी चीज़ें लिखी। तो ये रेडियल वेव फंक्शन है, और इसका जो सोल्यूशन है वो ऐसे ही आएगा जैसे पहले फॉर्म में था। एम की डिपेंडेंस में अगेन ख़त्म कर रही हूँ। द रीज़न इज़ कि हमारा जो पोटेंशियल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो ये सी एल मैंने कोई कांस्टेंट लिख दिया, आर के एल ऑफ आर एल ऑफ
के आर और वाई नहीं पी एल ऑफ कॉस थीटा। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ। ये एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, मतलब ये अगर मैं सिर्फ एल लिख रही हूँ तो इसका ये मतलब है, ठीक है। ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है ये, ओके। तो ये रेडियल वेव फंक्शन है यहाँ पे, पी एल ऑफ कॉस थीटा इज एज इट इज़ नाउ ये, एंड वेयर आर एल ऑफ के आर अगेन मैं लिख लेती हूँ कि इट इज़ ए एल जे एल ऑफ के आर प्लस बी एल एन एल ऑफ के आर, ओके। तो ये दिस इज़ इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 थी, दिस इज़ इक्वेशन 2। नाउ वी नीड टू फाइंड द एसिम्प्टोटिक लिमिट्स, क्योंकि जब भी एक्सपेरिमेंटली इन चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि ये सारे मेजरमेंट्स हम हवाओं में तो नहीं करते, एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकल बेसिस में भी। तो प्रैक्टिकल बेसिस में अगर देखा जाए तो जो स्कैटरिंग इवेंट जहाँ पे हो रहा होता है, स्कैटरिंग इवेंट मीन जहाँ पे पार्टिकल्स क्लाइड कर रहे होते हैं, स्कैटरिंग हो रही होती है, हम बिल्कुल फ़ौरन बाद उनके साथ डिटेक्टर रखना और उनकी डिटेक्शन करना इज़ वेरी टफ थिंग प्रैक्टिकली, और ये किया भी नहीं जाता। जो जहाँ पे स्कैटरिंग हो रही होती है, सिंस दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, तो बहुत स्मॉल रीजन में हो रही होती है, और जो डिटेक्टर्स हैं वो काफ़ी उस डिटेक्शन एरिया का जो पार्ट होता है उसके मुकाबले में वो बहुत दूर होता है डिटेक्टर। तो हम ये कहते हैं कि एट दीज आर लाइक एसिम्प्टोटिक लिमिट्स हम इनमें अप्लाई करें कि जो डिटेक्टर है यहाँ जहाँ पे डिटेक्शन की जा रही है, जहाँ पार्टिकल आके हमें मिलते हैं, जो आउटगोइंग वेव फंक्शन है जहाँ पे हमें वो रिसीव होता है, आउटगोइंग वेव फंक्शन यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिसीव हो रहा है, तो वो ऐसा ही होता है जैसे आर अप्रोचेस टू इन्फिनिट, मतलब इतना वो डिस्टेंस ट्रैवल करके जो हमें वेव फंक्शन मिलता है ना, वो एसिम्प्टोटिक वेव फंक्शन होता है, ठीक है, जो बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हमें रिसीव होता है। तो इसलिए हम ये जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है और जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन है, ये मतलब आउटगोइंग वेव फंक्शन है, इन दोनों पे एसिम्प्टोटिक लिमिट्स लगाएंगे, और एसिम्प्टोटिक लिमिट्स लगाते हुए हम इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। और एसिम्प्टोटिक लिमिट्स आर प्रैक्टिकली ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं, और ये सेटिस्फाई करते हैं, वैलिड होते हैं, रिजल्ट्स के साथ वैलिड होते हैं व्हेन एवर द डिटेक्टर इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द इवेंट जहाँ से पे भी हो रहा है। इवेंट यहाँ पे हो रहा है स्कैटरिंग का, सारे पार्टिकल्स फिर यहाँ पे रिसीव होते हैं। पार्टिकल्स मीन वेव फंक्शन, आउटगोइंग वेव फंक्शन हमें यहाँ पे डिटेक्टर को रिसीव होता है, और वो जो वेव फंक्शन रिसीव होता है वो काफ़ी मतलब यहाँ पे स्कैटरिंग हुई और उसके बाद ये आता रहा, फिर यहाँ से तो अनअफेक्टेड ही है ना, तो यहाँ पे जब रिसीव होता है तो वो आर अप्रोचेस टू इन्फिनिट, मतलब डिस्टेंस आर काफ़ी लार्ज वो ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँच रहा होता है। तो इसलिए एसिम्प्टोटिक लिमिट्स विल अप्लाई देयर, और अभी अप्लाई करते हैं। तो एसिम्प्टोटिक लिमिट्स होती हैं आर पे, तो ये जो कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी अनअफेक्टेड हियर। सिर्फ जो ये आर वाला है ना, ये वाला पार्ट, इट विल बी अफेक्टेड क्योंकि ये रेडियल डिपेंडेंट है। और इसी तरह ये जो प्लेन वेव का पार्ट था, इसमें भी ये आर डिपेंडेंस वाला जो है ना, इस पे एसिम्प्टोटिक लिमिट लगेगी, क्योंकि ये दूसरे जो हैं वो आर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अभी हम एसिम्प्टोटिक लिमिट्स लगाते हैं, इनके एसिम्प्टोटिक लिमिट निकालने के बाद इसमें पुट करेंगे, ओके। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अभी एसिम्प्टोटिक लिमिट निकालते हैं, एंड सबसे पहले जो प्लेन वेव है उसकी एसिम्प्टोटिक लिमिट निकालूंगी, जिसमें जे एल ऑफ के आर है, व्हेन आर अप्रोचेस टू इन्फिनिट, जे एल ऑफ के आर अप्रोचेस टू साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई के आर, वेयर एज द नेमन फंक्शन, क्योंकि नेमन फंक्शन और यही तो हैं, तो माइनस के साथ माइनस एल पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई के आर, ठीक है, एज आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जो प्लेन वेव है हमारे पास, प्लेन वेव दैट अप्रोचेस टू एट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बन जाती है पी एल ऑफ कॉस थीटा। तो एज इट इज़ जहाँ पे जे एल ऑफ के आर था उसकी जगह मैं इसकी एसिम्प्टोटिक वैल्यू लिख रही हूँ, ओके। तो ये हमारा वेव फंक्शन बन गया है, प्लेन वेव फंक्शन। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, और जो आउटगोइंग वेव फंक्शन है दैट बिकम्स समेशन ऑफ एल PL of cos theta as it is, CL as it is, and we have radial wave function right there, और radial wave function था AL times JL of KR, which is उसकी asymptotic limit put कर दी, minus BL of cos, माइनस इसकी वजह से आया, वरना तो प्लस था ना उसमें, PL नहीं cos KR minus L pi by 2 divided by KR, and ये क्लोज। तो अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं देन इसको करते हैं, नहीं पहले इसको करते हैं फिर फर्दर और करते हैं।